गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी जो है हम आज हमारा जो एंटोमोलॉजी का है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो किस पे है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले या आईपीएम, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। पता है सबको? इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कुछ चीज़ें अलग अलग होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, चाहे रिलेटेड हो या नहीं हो, अगर हम उसको मिक्स कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अपने एक साथ मिलाकर कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड। सेम देखिए, पेस्ट मैनेजमेंट के केस में हमें पता है कि पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फिजिकल मेथड होता है, ठीक है, केमिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। जब हम इन मेथड्स को एक प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके जब यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आईपीएम। इसका पर्पस क्या रहता है? मेन उद्देश्य आईपीएम का उद्देश्य ये रहता है कि हम केमिकल्स जो होता है, यानी कि केमिकल कंट्रोल को कम से कम यूज़ करें, बाकी जितने भी जो है मेथड्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करें। इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, आईपीएम, सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं इसके बारे में वो देख लीजिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल जो है ये किसने दिया था? बर्टलेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने, ठीक है, 1956 के अंदर। और यहाँ पे सेकंड है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट किसने दिया था? गेर एंड क्लार्क ने। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई है, देखिए, एक तो आता है कंट्रोल और एक आया यहाँ पे वर्ड मैनेजमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखने में आपको सेम लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रबंधन, और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण, है ना। डिफरेंस क्या है? देखिए, कंट्रोल होता है किसी भी चीज़ को आप टोटली उसको क्या कर रहे हैं? इरेडिकेट कर रहे हैं, यानी कि 100% अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसको आप उस चीज़ को बिल्कुल हटा रहे हो जड़ से, तब उसको क्या बोलेंगे हम? उसका कंट्रोल। और मैनेजमेंट क्या होता है? एक फिक्स लेवल तक उसको लेके आना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बात करें, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वीडीसाइड यूज़ कर रहे हो, चाहे फंजीसाइड यूज़ कर रहे हो, उस केस में हम क्या करते हैं? मेनली मैनेजमेंट करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? देखिए, हर इंसेक्ट के लिए एक ईटीएल डिसाइड होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। ये जो लिखा हुआ है ना, अभी मैं बता दूंगा क्या होता है, पहले सुन लीजिए। ये जो ईटीएल है, यहाँ तक हमें क्या है? फिक्स होता है कि हर पेस्ट के लिए उसकी संख्या पे डिपेंड होता है। देखिए, मान लीजिए वाइट फ्लाई के केस में अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? 5 to 10 निम्प्स या फिर एडल्ट, ठीक है, निम्प्स या एडल्ट्स पर लीफ, यानी कि अगर एक पत्ती पे आपको 5 से 10 वाइट फ्लाई दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? ये उसका ईटीएल लेवल है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल है। इस जगह पे हमें क्या करना होता है? उसका मैनेजमेंट करना होता है, कोई ना कोई कंट्रोल प्रैक्टिस जो है, जो पेस्टिसाइड वगैरह वो यूज़ करनी होती है। अगर यहाँ तक रहता है सीमित, यानी कि आपको इससे कम नज़र आ रहे हैं पेस्ट इस संख्या से, तब हमें उसका कंट्रोल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका रीज़न क्या है? मैंने आपको पहले एक लेक्चर में भी बताया था कि क्या होता है, नॉर्मल जो डैमेज होता है ना, उसको प्लांट सहन कर जाता है और उससे रिकवर भी हो जाता है ना। अगर इतना डैमेज हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस केस में अगर आप इसको कंट्रोल करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो यहाँ तक इसके बाद करेंगे हम, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहोगे तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप फालतू में इसके ऊपर पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो उसका जो रेजिड्यू है वो एक तो क्रॉप के अंदर रहेगा, दूसरा आप जो इकोनॉमिक लॉस है, जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो अलग। तो मेन हमारी थिंकिंग क्या होती है? यही होती है कि हमें क्या है, कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, यही रहता है सबकी थिंकिंग, है ना, एग्रीकल्चर के रिलेटेड। तो इस केस में हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में हमेशा क्या यूज़ करते हैं? मैनेजमेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। अब देखिए, कुछ जनरल जो है प्रिंसिपल्स या सिद्धांत की बात करेंगे अपने सिद्धांत में, तो क्या है, आपके जितने भी कंट्रोल मेथड्स आएंगे, है ना। अब देखिए, कुछ जनरल डेफिनेशंस या बात करें चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले देखिए, जीईएल या जनरल इक्विलिब्रियम लेवल, ये क्या होता है? यानी कि कोई भी पेस्ट, किसी भी पेस्ट की एक जो फिक्स संख्या जो होती है, नंबर ऑफ, है ना,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी भी पेस्ट के एक जो हर साल पूरे साल के दौरान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फील्ड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, जीईएल या जनरल इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए एवरेज डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक जो एक एवरेज संख्या रहती है पेस्ट की उसको क्या बोलते हैं, जीईएल। सेकंड देखिए ईटीएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली जो है इसी से पूछा जाता है। देखिए क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, या इसको एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं। एक्शन थ्रेशोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस जगह पे हमें एक्शन लेना होता है। एक्शन लेने का मतलब कि ये वो पीक टाइम होता है जब हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करने पड़ते हैं उस पेस्ट को मैनेज करने के लिए। देखिए द लेवल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड, यानी कि इस समय हमें कंट्रोल मेजर्स क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या होगा अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये किस में पहुंच जाएंगे, EIL में। देखिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए अब अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं तब ये कहाँ पहुंच जाता है, EIL। EIL का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, आर्थिक क्षति स्तर जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक दहली स्तर, इसको बोलते हैं आर्थिक क्षति स्तर। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी कि हमें आर्थिक नुकसान होना स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब यहाँ से लेट होने के बाद अगर आप इस कंडीशन में यूज़ करते हो कोई भी जो कंट्रोल मेजर्स, तो क्या होगा, आपको कुछ न कुछ नुकसान जो है वो हो चुका होता है। अब चाहे आप मैनेजमेंट भी करोगे तब भी क्या होगा, हमें कुछ तो नुकसान है वो वहन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ये वो जो है एक्शन लेवल होती है जहाँ पे हमें क्या है, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। क्लियर है। अब देखिए द मिनिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कैपेबल टू कॉज इकोनॉमिक लॉस इन क्रॉप, यानी कि वो संख्या पेस्ट की जो क्या है, कैपेबल होती है किसमें, हमें लॉस करने में, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्लियर है। फिर देखिए मेथड्स ऑफ IPM, ठीक है, कि कौन कौन से जो मेथड्स है, कौन कौन सी विधियां जो है ना, उनको यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल मेथड्स, या इसको बोलते हैं भौतिक नियंत्रण, भौतिक विधियां बोल सकते हो, है ना। फिजिकल मैनेजमेंट बोल तो भौतिक जो है नियंत्रण हो जाएगा, और फिजिकल मेथड बोलोगे तो क्या हो जाएगी, भौतिक विधि। देखिए क्या होता है इसमें, फिजिकल में एक तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। अब इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने से मतलब क्या है, यहाँ पे पेस्ट के लिए जो इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब अगर आप स्टोरेज पेस्ट की बात करें तो उनके लिए क्या करते हैं, जनरली टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, तो मोस्टली जो पेस्ट है उससे मैनेजमेंट हो जाता है। प्लस क्या होता है, कई बार इंसेक्ट की क्या होती है, जो कुछ स्टेज है वो सीड के अंदर छुपी हुई रह जाती है, या बात करें जो है सॉइल के अंदर छुपी हुई रह जाती है, उस केस में हम क्या करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं, धूप में बीजों को सुखा दिया, तो उससे क्या होगा कि उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे जो विधियां हैं ये किसके अंदर आती है, फिजिकल मेथड के अंदर। देखिए इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर इन स्टोरेज हाउस, है ना, कि भंडार गृह जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, 56 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं 10 से 12 घंटे के लिए। तो इससे क्या होता है, मोस्टली जो पेस्ट है वो मैनेजमेंट इसके कर सकते हैं। फिर देखिए डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन लेवल यूज जो है वो कम कर रहे हैं, किसके लिए, खपरा बीटल के लिए। हमने पहले ही बात की थी कि देखिए जो खपरा बीटल है ना, ये किसके प्रति सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन के प्रति, तो ऑक्सीजन लेवल को कम करके हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सन ड्राइंग इसके अंदर आएगा। फिर देखिए डिक्रीज मॉइस्चर लेवल इन ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज, 8 से 10% से कम उसमें क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। अगर नमी ज़्यादा होती है तो पेस्ट उसमें ज़्यादा लगते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है मेल स्टेराइल टेक्निक। ये भी क्या है, देखिए एक फिजिकल टेक्निक है जो निपलिंग एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी 37 में। इससे क्या हुआ था, देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, उनकी किसी केमिकल की सहायता से क्या क्या करते हैं, अपने रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, स्टेराइल कर देते हैं उनको, ताकि जनरेशन आगे नहीं बढ़े और उस पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर देखिए नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक विधि। अब देखिए क्या होगा, मैकेनिकल, यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि हम कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड है मेनली। अब देखिए कलेक्ट द एग्स
और लार्वा बाई हैंड्स, यानी कि हाथ से अगर आप किसी भी लार्वा को या एग्स को कंट्रोल कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था जो उसके अंदर राइस के अंदर स्टेम बोरर होता है, वो क्या करता है कि जो टिप होती है राइस की लीफ की वहाँ पे एग लेइंग करता है, तो आप उसको हटा रहे हो। या बात करें, देखिए इसके केस में रेड हेरी कैटरपिलर या ग्राम पॉट बोरर होता है, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, इसके जो लार्वा होते हैं उसको हाथ से फील्ड में से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, सारा मैकेनिकल के अंदर। इसके अलावा ट्रेंचिंग, जो हम खाई खोद रहे थे टीडी वगैरह के कंट्रोल के लिए, वो हो गया। बेंडिंग ऑफ स्टेम, जो मैंगो मिलीबग के लिए स्टेम को बेंडिंग करते हैं ना चारों तरफ से, वो किसके अंदर आएगा, मैकेनिकल के अंदर। बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, मेनली अनार बटरफ्लाई के लिए क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उसको किसी थैली से बांध देते हैं सभी तरफ से, तो ये भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा कुछ ट्रैप्स, जैसे लाइट ट्रैप हो गया और येलो स्टिकी ट्रैप हो गया। देखिए लाइट ट्रैप किसके लिए यूज़ करते हैं, जो मेनली नाइट के समय अटैक करते हैं ऐसे इंसेक्ट्स के लिए, है ना, जैसे रेड हेरी कैटरपिलर या कातरा हो गया, वाइट ग्रब, ग्राम पॉट बोरर एक्सेट्रा। ऐसे येलो स्टिकी ट्रैप क्या है, जितने भी जो सकिंग पेस्ट होते हैं मेनली उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे एफिड हो गया, जैसिड, वाइट फ्लाइज, है ना, इनके लिए क्या करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप यूज़ करते हैं। देखिए क्या है, ये दिख रहा है सबको, ये क्या है, लाइट ट्रैप है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है नीचे ये बना होता है, अब इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट लगी रहती है, तो हम क्या करते हैं फील्ड में इसको लगा देते हैं रात के समय। अब इस लाइट की तरफ इंसेक्ट क्या अट्रैक्ट होते हैं और इससे टकरा के यहाँ बहुत ही जो है छोटा सा एक होल बना होता है, जिसके थ्रू वो क्या है नीचे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आने का तो रास्ता होता है, जाने का उनका रास्ता नहीं होता है, तो वो इसके अंदर क्या है, कलेक्ट हो जाते हैं। बाद में हम इनको किल कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, येलो स्टिकी ट्रैप, यानी कि कोई भी येलो कलर का कार्ड हो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई भी गम या कुछ चिपचिपा ऐसा पदार्थ लगा देते हैं, तो ये इंसेक्ट क्या है, इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इसी पे चिपक के रह जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा, सारा मैकेनिकल मेथड के अंदर। फिर देखिए मैकेनिकल मेथड में ही नेक्स्ट है फिरोमोन ट्रैप्स। इनको क्या बोलते हैं, देखिए सेक्स फिरोमोन या फिर एक्टो हार्मोन्स बोलते हैं। एक्टो हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन कहाँ, एक्टो का मतलब क्या होता है बाहर, एंडो का मतलब क्या होता है अंदर, तो ये क्या करते हैं बाहर सीक्रेट करते हैं इनको इन्वायरमेंट के अंदर, जो फीमेल होती है। तो जनरली क्या है, जो ये फिरोमोन्स होते हैं ये किससे रिलीज होते हैं, मोस्टली रिलीज्ड बाय फीमेल इंसेक्ट, यानी कि जो फीमेल्स होती है उससे मोस्टली रिलीज होते हैं, और इनको एक्टो हार्मोन्स भी बोला जाता है। इसकी जो बताया था इसके बारे में, वो बताया था कार्लसन एंड बुटेंट ने 1959 के अंदर। अब देखिए एक चीज़ और, ये क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, है ना, कि जो फिरोमोन्स होते हैं ये क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं। दो टर्म्स होती है, एक होती है इंटर स्पेसिफिक और एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक। तो आई थिंक पता होगा सबको, जैसे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट होता है ना, वैसे ही है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, विद इन सेम स्पीसीज, है ना, यानी कि सेम स्पीसीज के जो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, जो भी इंसेक्ट होंगे उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर यही अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो, तो उसको क्या बोल देंगे, इंटर स्पेसिफिक, है ना। तो फिरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं। अब देखिए जो जनरली क्या यूज़ करते हैं हम, 5 जो फिरोमोन ट्रैप्स है उनको पर हेक्टर यूज़ करते हैं। और ये जो ल्यूर, यानी कि इसके अंदर जो सिंथेटिक हम लिक्विड यूज़ करते हैं, है ना, जो जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूर। तो ये जो ल्यूर होता है इसको 15 से 20 दिन के बाद हमें क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, है ना, कि कौन कौन से टाइप के फिरोमोन्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसके लिए कौन सा फिरोमोन यूज़ करते हैं। तो देखिए सिल्क वर्म के लिए अगर बात करें तो बॉम्बिकॉल, अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम वगैरह कुछ पता है तो उससे रिलेटेड इनका नाम रखा गया है, ठीक है। जैसे इसका बॉम्बेक्स मोराई होता है तो क्या है, बॉम्बिकॉल। और पिंक बॉलबम के लिए गॉसिप्लूर, है ना। और ग्राम पॉट बोरर के लिए हेलील्यूर, हेलिकोर पार्मिजरा होता है। टोबैको कैटरपिलर स्पोडोप्टेरा लिटूरा नाम होता है, ये क्या है, स्पोडोल्यूर। और फ्रूट फ्लाई के लिए है मेथाइल यूजिनोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रूट फ्लाई जो होती है उसके मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो मेथाइल यूजिनोल होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कल्चरल।
कल्चरल मेथड्स की बात करें तो देखिए कल्चरल मेथड्स का मतलब क्या है, जनरली हम जो एग्रोनॉमिकल जितनी भी प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके अगर हम पेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कल्चरल मेथड्स। देखिए समर प्लोइंग यानी कि ग्रीष्म काल के समय हम जब हार्वेस्ट होने के बाद थोड़े समय के लिए हमारी जो क्रॉप फील्ड है वो खाली रहता है, उस समय हम क्या करते हैं कि हमें प्लोइंग कर देनी चाहिए ताकि जो छुपे हुए जो इंसेक्ट की स्टेज होती है वो ऊपर आ जाए और डायरेक्ट जो सन है उसके थ्रू क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अगर आप सेम फैमिली की क्रॉप बार बार सेम फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर लगने वाले पेस्ट जो है वो पूरे साल भर वहीं बने रहते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर वो पेस्ट लग रहा है उसके बाद वो क्रॉप लेनी जिसके अंदर उस पेस्ट का डैमेज नहीं होता है, ऐसी जो है इनको इंटरचेंज करते रहते हैं। फिर है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो फसलें जो होती है उनको एक साथ जो है फिक्स रो के अंदर बोते हैं, इससे भी उसका मैनेजमेंट होता है। फिर देखिए चेंज इन सोइंग टाइम यानी कि जो बुआई का समय है उसमें बदलाव करके भी हम बहुत सारे पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखिए अर्ली सोइंग जो अगर हम करते हैं उस केस में मस्टर्ड का जो एफिड है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सोरगम की सूट फ्लाई होती है, सूट फ्लाई जो होती है उसका भी अगर लेट सोइंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, अर्ली सोइंग करके इससे भी हम बच सकते हैं। फिर देखिए यूज ऑफ फर्टिलाइज़र इन कंपेटिबल मैनर यानी कि फिक्स जो डोज होती है अगर हम यूज़ करें किसी भी फर्टिलाइज़र्स की तो उससे भी क्या है, हम बहुत हद तक जो है इनका कंट्रोल कर सकते हैं। फिर देखिए ट्रैप क्रॉप क्या होती है, हमने पहले ही बात की थी, ऐसी क्रॉप जो सेम फैमिली की हो या फिर उसके ऊपर सेम जो इंसेक्ट है उसका अटैक होता हो। हम क्या करेंगे, हमारा मेन फील्ड जो होता है उसके चारों तरफ इस टाइप की जो क्रॉप होती है उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये बाहर वाली क्रॉप के ऊपर अगर डैमेज होगा तो इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से ना, तो मेन फील्ड जो होता है हमारा वो बच जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्रॉप है, उसके लिए ट्रैप क्रॉप क्या यूज़ करते हैं और कौन से इंसेक्ट के लिए यूज़ होती है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए कॉटन की अगर बात करें तो इसके लिए इसके क्या यूज़ करेंगे, ओकरा यानी कि भिंडी या फिर मैरीगोल्ड बॉलवर्म के लिए। टोमेटो में अगर बात करें तो मैरीगोल्ड यूज़ करते हैं, हेलियोथिस या हेलिकोवर्पा लार्मिजरा, या बात करें जो आपका फ्रूट बोरर होता है उसके लिए। कॉल क्रॉप्स जितनी भी है उसके लिए मस्टर्ड क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली की होती है, किस पेस्ट के लिए, डायमंड बैक मोथ। ऐसे ही कुकुम्बर की अगर बात करें कुकुरबिट्स तो इसमें क्या है, मेज को यूज़ कर सकते हैं किसके मैनेजमेंट के लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड्स या बात करें जैविक विधि, है ना, तो जैविक विधि में क्या होता है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, किसी भी इंसेक्ट से, ठीक है, यानी कि किसी एक जीवित जीव से दूसरे जीव को कंट्रोल करना, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब देखिए फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल जो दिया था वो किसने दिया था, सॉरी फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हुआ था वो किस पेस्ट के लिए हुआ था, वो हुआ था देखिए लोकस्ट के लिए। और इंडियन मैना, मैना तो देखी होगी सबने, है ना, मैना को यूज़ किया गया था लोकेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मॉरिशस के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल था, इसलिए ये पूछा जाता है कई बार। अब देखिए प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के, वो क्या क्या हो सकते हैं, मेनली तीन जो है इंपॉर्टेंट इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है, यानी कि नेचुरल एनिमीज जो होता है ना, कोई भी बात करें प्राकृतिक शत्रु होता है किसी कीट का, उसको वहाँ से लेके आना जहाँ पे वो अच्छी मात्रा में है या बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे जहाँ वो नहीं है। समझ रहे हो बात को, यानी कि मान लीजिए यहाँ कोई इंसेक्ट है वो डैमेज कर रहा है, हमें पेस्ट है कोई, और हमारे पास उसको ख़त्म करने के लिए कोई जो है प्रीडेटर या वगैरह कोई बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है, तो उसको ऐसी जगह से लेके आना जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन। देखिए import the natural enemy of insect pest from their origin place and release at needy place, यानी कि जहाँ वो पाए जाते हैं वहाँ से लेके आना और जहाँ उनकी ज़रूरत है ऐसे स्थान पे लेके आना क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। अब फिर देखिए इसके बाद है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसको लेके आ गए,
अब इसको रेयर करना, ऑगमेंटेशन में क्या करते हैं हम, आप इसको ले आए, अब इसके बाद इसको रेयर करते हैं, यानी कि लेबोरेटरीज कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको पालते हैं, इसकी संख्या बढ़ाते हैं, समझ गए। जब इसकी संख्या प्रॉपर हो जाए तब हम इनको क्या करते हैं, फील्ड के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो देखिए, रिलीज द नेचुरल एनिमीज आफ्टर मास रेयरिंग, यानी मास रेयरिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा संख्या में इनको पाल के इन लेबोरेटरीज टू इंक्रीज पॉपुलेशन, ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है उसको हम बढ़ा सकें, फॉर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए कंजर्वेशन, थर्ड वन इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना। अब आप ले आए उसको, आपने उसकी संख्या बढ़ा के उसको रिलीज भी कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसके लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता है, यानी कि जहाँ से हम उसको लेके आए वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता था, या बात करें वहाँ की जो जलवायु है वो किस टाइप की है। तो सेम की सेम आपको यहाँ इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी तो ये जीवित रह पाएगा, है ना। तो इसका संरक्षण करना भी क्या है, एक प्रिंसिपल है। प्रोवाइड द प्रोटेक्टेड एंड फेवरेबल environment to natural enemy in the field to increase the population of natural enemies। समझ गए, समझ में आ गए तीनों प्रिंसिपल्स, तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रीडेटर। सबसे पहले देखिए यहाँ तीन कॉमन चीज़ें होती है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अपने। एक होता है पैरासाइट, एक होता है पैरासिटोइड, और एक होता है प्रीडेटर। तीन चीजें होगी, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं परजीवी, इसको बोलते हैं परजीव्याभ, और इसको बोलते हैं परभक्षी, ठीक है। पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासिटोइड। देखिए ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। देखिए कैसे, पैरासाइट की अगर बात करें तो ऐसा इंसेक्ट जो क्या होता है, जनरली अपने होस्ट से छोटा होता है। होस्ट तो समझते हो सब, यानी कि जिस चीज़ से वो भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो ये जनरली क्या होते हैं, अपने होस्ट से साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये एक साथ बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये क्या करते हैं, होस्ट को कमज़ोर कर देते हैं, ये उसको किल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये उसको किल कर दे। ये क्या करते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं, फिर वो अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है, या फिर हमें नुकसान पहुंचाने लायक नहीं बचता है। दूसरी चीज़, ये पूरा का पूरा जो अपना लाइफ साइकिल है ना, वो सिर्फ एक होस्ट पे ही व्यतीत कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, हेड लूज के नाम सुना है, जूं जो सर में पड़ती है ना। ये जूं क्या है, एक पैरासाइट है। ये जिस बाल पे लग जाए ना उस पे ये ज़िंदगी निकाल देती है, क्योंकि इसको पोषण मिलता रहता है ना। तो हेड लूज जो है ये किसका एग्जाम्पल है, एक पैरासाइट का, ठीक है। अब देखिए सेकंड अगर बात करें, पैरासिटोइड। सेकंड क्या है, पैरासिटोइड। ये जनरली क्या होते हैं, साइज में अपने होस्ट के इक्वल होते हैं, छोटे भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इमेच्योर स्टेज होती है, ये नहीं कहने का मतलब जब इनके लाइफ साइकिल की इमेच्योर स्टेज होती है, लार्वा वगैरह या निम्ब स्टेज होती है, उस टाइम ये क्या करते हैं, एज ए पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तब ये फ्री लिविंग होते हैं, उस समय ये कुछ नहीं करते, है ना। और साइज इनका जनरली क्या होता है, बराबर होता है अपने होस्ट के। और ये भी क्या है, मोस्टली तो क्या है, एक ही होस्ट के ऊपर, सिंगल होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल जो है वो निकाल देते हैं। अब थर्ड वन देखिए, प्रीडेटर, परभक्षी। ये क्या होता है, इनका जो साइज होता है वो अपने होस्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। दूसरा, इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक से ज़्यादा होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक पेस्ट की हमने बात की थी पहले, लेडी बर्ड बीटल। इंसेक्ट है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेडी बर्ड बीटल। ये बीटल आपने देखा भी होगा फील्ड के अंदर भी, मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। आपने इस टाइप का कोई इंसेक्ट कभी फील्ड में देखा हो तो, ऐसे स्पॉट्स बने होते हैं जिसके ऊपर, देखा है, आई थिंक सबने देखा होगा, है ना। ये क्या है, लेडी बर्ड बीटल है, कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा इसका साइंटिफिक नेम होता है। सेप्टम पंक्टाटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, 7 स्पॉट्स बने होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है लेडी बीटल, बर्ड बीटल जो है, ये क्या है, एक प्रीडेटर है।
प्रीडेटर ये किसको फीड करता है? एफिड को। एफिड को, ये देखिए लेडी बर्ड बीटल किसको फीड करता है? एफिड को। और इसको, अब एफिड तो देखिए बहुत छोटा माइन्यूट इंसेक्ट होता है और इसका साइज बड़ा होता है, तो इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत से एफिड की आवश्यकता होती है। तो तीनों समझ में आ गए, पैरासाइट क्या होता है, पैरासिटोइड क्या होता है और प्रीडेटर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रीडेटर्स की। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्री रहते हैं, है ना, साइज बड़ा होता है तो एक होस्ट को फीड करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, तो फ्री लिविंग होते हैं। लार्जर देन प्रे यानी कि जिसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, जो पोषक होता है इनका, उससे क्या होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं। किल एंड ईट देयर प्रे यानी कि जो इनका होस्ट होता है उसको ये मार देते हैं और खा जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए, रिक्वायर्ड मोर देन वन प्रे इन देयर लाइफ साइकिल यानी कि जीवित रहने के लिए एक से अधिक जो है इनको जीवों की आवश्यकता होती है। फिर देखिए यहाँ पे प्रीडेटर हैं और ये इंसेक्ट पेस्ट है जिसके खिलाफ इनको यूज किया जाता है। तो देखिए लेडी बर्ड बीटल एफिड के लिए, एफिड लियोन या इसको बोलते हैं क्राइसोपरा, क्राइसोपरा जो होता है इसको एफिड एंड थ्रिप्स के लिए, प्रेइंग मेंटिस एफिड और जैसिड के लिए, सिरफिड फ्लाई यूज होती है एफिड को कंट्रोल करने के लिए, इंडियन मैना या स्टर्लिंग बर्ड जो होती है यूज होती है रेड लोकस्ट को, है ना, टिड्डी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स आपको फोटो के साथ दिखाए गए हैं। ये वाली हम बात कर रहे थे लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, ये लेडी बर्ड बीटल होती है, ये इसका एडल्ट है, ये इसकी लार्वल अवस्था होती है। ठीक है, दोनों ही फीड करते हैं एफिड्स को। ये दिखाई दे रहे हैं सबको एफिड, है ना, इन पे फीड करते हैं। ये होता है ग्रीन लेसविंग या क्राइसोपा जो हम बात कर रहे थे, है ना, ये भी क्या है, जो है इस पे एफिड्स होते हैं, देखिए इनको फीड करते हैं। फिर देखिए इसके साथ साथ ये इंडियन मैना जो हम बात कर रहे थे, ये प्रीडेटरी स्पाइडर होती है जो यूज़ की जाती है, या बात करें स्टर्लिंग या फिर प्रेइंग मेंटिस जो होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। अब फिर देखिए बात बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही हम नेक्स्ट देख रहे हैं पैरासिटोइड। ठीक है, सेकंड किसकी बात कर रहे हैं, पैरासिटोइड के। नॉर्मली क्या होता है, साइज में छोटे भी होते हैं लेकिन इक्वल भी होते हैं। ठीक है, देखिए स्मॉलर देन प्रे और इक्वल, इक्वल भी कर लेना यहाँ पे। ठीक है, इक्वल इन साइज, साइज में ये क्या है, इक्वल भी होते हैं। कैपेबल टू किल देयर होस्ट यानी कि इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि अपने होस्ट को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड ओनली वन प्रे इन देयर लाइफ साइकिल, ये हमने बात की थी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इमेच्योर स्टेज में डैमेज करते हैं और इमेच्योर स्टेज में कैसे रहते हैं, पैरासाइट की तरह। और पैरासाइट क्या करते हैं, एक ही पे तो रहते हैं ना डिपेंडेंट, तो सेम है, ये भी ओनली वन इनको प्रे की आवश्यकता होती है। फिर देखिए मोस्टली पैरासिटोइड बिलोंग्स टू ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी पैरासिटोइड है ना मोस्टली किससे बिलोंग करते हैं, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से। और ये ऑर्डर जो है इसके अंदर आने वाले इंसेक्ट्स मेनली क्या होते हैं, बेनिफिशियल ही होते हैं हमारे लिए, ये भी तो बेनिफिशियल है ना हमारे लिए। फिर देखिए एग पैरासिटोइड, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एग पैरासिटोइड। ट्राइकोग्रामा स्पीशीज जो होती है ये एक एग पैरासिटोइड है अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, यानी कि जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके खिलाफ इसको यूज किया जाता है। एंड टेलोनोमस जो होता है ये होता है रेड हेरी कैटरपिलर या फिर कातरा के खिलाफ। देखिए क्या होता है, ये ट्राइकोग्रामा क्या करता है, ये अपने होस्ट, देखिए यहाँ दिख रहा है सबको ट्राइकोग्रामा ना, ये क्या करता है, अपना जो होस्ट होता है उस होस्ट के एग के अंदर अपना एग दे देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग पैरासिटोइड। ये क्या करता है, इस एग के अंदर अपना एग दे देगा तो ये क्या हो जाता है, पैरासिटाइज हो जाता है एग, इससे फिर जो है निफ वगैरह है वो बाहर नहीं निकलते उस स्पेस से, है ना। ये इस तरीके देखिए ट्राइकोकार्ड्स होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकोकार्ड। सुना है ट्राइकोकार्ड के बारे में, ट्राइकोकार्ड्स होता है, देखिए इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या पैरासिटाइज्ड एग्स होते हैं। ठीक है, इनको इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फील्ड में यहाँ से ये स्ट्रिप होती है, अलग अलग हो जाती है, फिर इनको अलग करके हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर लगा देते हैं ताकि ये बाद में जो है इनसे मैनेज कर सकें पेस्ट को। फिर देखिए पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूजुअली मच स्मॉलर देन इट्स होस्ट, ये हमने बात कर ली पहले, ये क्या होते हैं, होस्ट से हमेशा छोटे होंगे।
यूजली डजेंट किल द होस्ट, यानी कि सामान्यतः क्या करते हैं, अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं, उसको मार नहीं सकते, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। फिर देखिए अब इसके बाद बात करते हैं माइक्रोबियल मेथड्स की। ठीक है, स्टेनहंस ने दिया था 1949। माइक्रोबियल कंट्रोल क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का यूज़ करते हुए, माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए हमें अगर इंसेक्ट का मैनेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोब्स का मतलब यहाँ क्या है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, निमेटोड हो गया, ये जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, तो इनको यूज़ करते हैं हम इंसेक्ट को मारने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कंट्रोल या माइक्रोबियल मेथड्स। अब देखिए माइक्रोबियल कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं जो डिजीज पैदा करते हैं, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिलो द डैमेजिंग लेवल, यानी कि जो इंसेक्ट हमें नुकसान कर रहा है उसकी जो है संख्या को डैमेजिंग लेवल से कम करने के लिए हमें क्या ये सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, उस इंसेक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, डिजीज पैदा कर देते हैं जिससे वो मर जाता है ना। फिर देखिए सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं वायरस की। ठीक है, तो द वायरस इन्फेक्टेड डेड लार्वी हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्री टॉप डिजीज। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसके बारे में ना, ट्री टॉप डिजीज। तो ट्री टॉप डिजीज क्या होता है, कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड जो लार्वा होगा ना, मान लीजिए प्लांट है, तो यहाँ से क्या करेगा, जो ऊपर की ब्रांच होगी, सबसे ऊपर की ब्रांच पे जाके यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ इसका जो है फेस होगा, यानी कि माउथ पार्ट्स होंगे, और ऊपर की तरफ यहाँ से लेग से पकड़ के ये क्या है, उल्टा आपको लटका हुआ मिलेगा फील्ड के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्री टॉप डिजीज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट वायरस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एनपीवी हमने पहले इसकी बात की थी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, लगभग 250 से 500 एलई पर हेक्टर हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, फील्ड कंडीशन में जो लार्वा होते हैं मेनली लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के खिलाफ यूज़ करते हैं। ये क्या कर देते हैं, उसमें वायरस से डिजीज़ फैलाते हैं जिससे वो मर जाते हैं। यूज्ड अगेंस्ट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा के खिलाफ, स्पोडोप्टेरा के खिलाफ, है ना, एंड अदर लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि मेनली जो है लेपिडोप्टेरा के पेस्ट होते हैं उनके खिलाफ इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक ग्रेनुलोसिस वायरस होता है उसको भी यूज़ किया जाता है। फिर देखिए बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, बीटी, सबने सुना है इसका नाम, है ना। मेनली जो यूज होता है ये किसके, ये भी लेपिडोप्टेरन जो लार्वा होता है उनके लिए यूज होता है, और स्पेशली कॉटन के अंदर जितने भी बॉलवर्म्स लगते हैं उनके लिए। इसका जो मतलब बीटी कॉटन जो आया था ना, उसका मेन मकसद यही था कि बॉलवर्म्स से जो अटैक होता है ना उसको कम करने के लिए। तो देखिए हाईली पैथोजेनिक टू लेपिडोप्टेरन लार्वा, यानी कि जो लेपिडोप्टेरन लार्वा होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ पैदा करते हैं। स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि ऐसा जो है बैक्टीरिया होता है जो स्पोर्स बनाता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। रिक्वायर्ड एल्केलाइन पीएच विच फाउंड इन इंसेक्ट मिडगट, यानी कि क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो पीएच होना चाहिए, जहाँ ये डैमेज करता है वहाँ पीएच कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए। एल्केलाइन का मतलब तो समझते हो ना, सेलाइन एल्केलाइन, ये सुने वर्ड्स। तो एल्केलाइन का मतलब क्या है, क्षारीय होना चाहिए। तो जहाँ पे इंसेक्ट के जो मिडगट है या एब्डोमेन में पीएच की बात करें, अगर वो 9 से अबव है, और मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर उनका जो गट पीएच होता है वो 9 से अबव ही होता है। यही रीज़न है कि ये बहुत ही जो है प्रभावशाली साबित हुए हैं इनको मैनेज करने के लिए। फिर देखिए स्टमक पॉइजन, यानी कि कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं, ये जो एब्डोमेन होता है, स्टमक जो होता है उसको डैमेज करते हैं ये। नॉन टॉक्सिक टू मैन, ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन बीइंग के लिए कोई भी नुकसान नहीं देते ये। नॉन फाइटोटॉक्सिक, प्लांट के लिए कोई इनका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। सेफर टू बेनिफिशियल इंसेक्ट, और इसके साथ साथ जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं, तो केमिकल्स का एक रीज़न यही होता है कि हम जिस टारगेट पेस्ट के खिलाफ उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो उसकी बजाय ये जो है बहुत ही सेफ़ है। ट्रेड नेम देख लीजिए भी किस नाम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, थ्योरिसाइड, डेल्फिन, बायोबिट, हाल्ट, डिपेल, ये आदि इसके नाम हैं जिनके नाम से ये कॉमर्शली जो है मिलते हैं।
फिर देखिए सेकंड है बेसिलस पोपिली, इसकी भी हमने बात की थी। ये मार्केट में किस नाम से मिलता है? डूम के नाम से। कॉज मिल्की डिजीज ऑन जापानीज बीटल, ये हमने पहले ही बात की थी कि जापानीज बीटल जो होता है उसके अंदर ये वाला जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? मिल्की डिजीज करता है। मिल्की डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना इंसेक्ट की, वहाँ से क्या है लिक्विड जो है वो बाहर आने लग जाता है, यानी कि एक तो वाइट कलर का हो जाता है और बॉडी से लिक्विड बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये मिल्की डिजीज कौन क्रिएट करता है? बेसिलस पोपिली। फिर देखिए फंगस की बात करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। एक तो होते हैं इंजेस्टेड टाइप के और एक होते हैं पेनिट्रेटिंग टाइप के। एक तो ये दिख रहा है आपको वर्ड पेनिट्रेशन है ना, एक होता है इंजेस्टिंग। अब देखिए डिफरेंस क्या है। इंजेस्टिंग टाइप के जितने भी माइक्रोब्स होंगे ये क्या करते हैं, किसी न किसी चैनल के थ्रू जो है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये क्या करते हैं फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू, यानी कि किसी न किसी सोर्स के थ्रू ये जो है माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। दूसरा जो होता है पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, ये कभी भी चैनल के थ्रू नहीं होते। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है उसको भेद के, है ना, उसको भेद के उसकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। तो ध्यान रखना दो ऐसे माइक्रोब्स है, एक तो फंगस हो गया और सेकंड जो नेमेटोड होता है। ये दो ऐसे हैं जो पेनिट्रेटिंग टाइप के हैं, बाकी जितने हैं सारे क्या हैं इंजेस्टेड टाइप के हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इन्फेक्ट देयर होस्ट बाय पेनिट्रेशन क्यूटिकल, बस यही ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है उसको पेनिट्रेट करके क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल इसका मेटाराइजियम एनाइसोप्ली, हमने पहले भी बात की थी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन मस्कार्डियन, यूज्ड अगेंस्ट वाइट ग्रब, टर्माइट एंड लोकस्ट। दूसरा है बेवेरिया बेसियाना, वाइट मस्कार्डियन इसको बोलते हैं। ये किसके खिलाफ यूज होता है? देखिए वाइट ग्रब, डायमंड बैक मोथ, थ्रिप्स, ग्रास ओपर, वाइट फ्लाई, एफिड, कॉडलिंग मोड आदि, है ना, इन सब के खिलाफ यूज होता है। तो ये नाम जरूर ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना है ना भी कि कौन सा जो है कौन सा नाम है। नहीं तो ट्रिक के लिए आप महात्मा गांधी भी याद रख सकते हो। ये एम दिख रहा है और यहाँ ग्रीन है ना, क्योंकि एक याद रह गया तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, है ना। तो मेटाराइजियम जो है ये कौन सा है? ग्रीन मस्कार्डियन है, महात्मा गांधी नहीं है भी मेटाराइजियम। फिर देखिए वर्टिसिलियम लेकानी, ये भी क्या है? देखिए एक फंगस है। इट इज नोन एट वाइट हॉलो फंगस, इसको क्या बोला जाता है? वाइट हॉलो फंगस बोलते हैं। यूज्ड अगेंस्ट कॉफी ग्रीन स्केल, वाइट फ्लाई एंड अदर सेफ सकिंग, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जितने भी रस चूसने वाले उनके खिलाफ इसको यूज किया जाता है। फिर देखिए ट्राइकोडर्मा, अब ध्यान रखना वो क्या था? ट्राइकोग्रामा। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राइकोग्रामा जो है वो क्या है? एक इंसेक्ट है, और ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है? एक फंगस है। ये ध्यान रखना, भी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। फंगस यूज्ड एज फंजीसाइड अगेंस्ट सॉइल बोर्न डिजीज, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे पैथोजेंस जो सॉइल बोर्न डिजीज करते हैं ना, सॉइल के थ्रू जो डिजीज फैलते हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या है ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के रूप में इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है 6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड, और सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में अगर बात करें तो लगभग 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर इनको यूज़ किया जाता है। फिर देखिए एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स, है ना, ईपीएंस जिनको बोलते हैं, ये भी क्या होते हैं? पेनिट्रेटिंग नेचर के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो फंगस और एक जो नेमेटोड्स होते हैं ये क्या होते हैं? पेनिट्रेटिंग नेचर के। द नेमेटोड सर्व एज वेक्टर फॉर द बैक्टीरियम विच प्रोड्यूस एज सेप्टिसीमिया इन द इंसेक्ट बॉडी, यानी कि ये जो नेमेटोड होता है ना, ये पता है कैसे डैमेज करता है? ये क्या काम करता है? इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है, मान लीजिए ये इंसेक्ट की क्यूटिकल है, अब ये क्या करेगा? इसको भेद के इसके अंदर इंटर हो जाएगा नेमेटोड। अब इसके अंदर इंटर हो गया, इस जो नेमेटोड होता है ना, इसकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है? मेनली डिजीज कॉज करता है, यानी कि जो डिजीज फैलाता है वो कौन फैलाता है? वो बैक्टीरिया। लेकिन ये जो नेमेटोड है ये क्या करता है? उसके लिए वेक्टर का काम करता है, जिसके थ्रू वो बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इस बैक्टीरियम के लिए यूज कर एज ए वेक्टर यूज होता है। अब ये इस बॉडी के अंदर चला जाएगा, फिर ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी बॉडी से बाहर आके और यहाँ जो है इसको
जो है नुकसान पहुंचाता है। और इसके साथ साथ ये निमेटोड जो है, यानी कि इससे डबल नुकसान होता है। ये निमेटोड तो नुकसान करता ही करता है, इसके साथ ये बैक्टीरिया भी नुकसान करता है। और धीरे धीरे पूरी जो इसकी बॉडी होती है, इसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाते हैं, निमेटोड्स ही निमेटोड्स हो जाते हैं। अब देखिए कुछ स्पीसीज है निमेटोड की इंपॉर्टेंट, एक तो स्टर्निमा स्पीसीज एंड एक हेट्रोरेप्टिडीज स्पीसीज जो है वो मोस्टली यूज होती है किसके लिए, एज ए एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड्स। फिर देखिए केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आईपीएम की जहाँ भी बात आए ना, वहाँ पे केमिकल कंट्रोल का हमें यूज़ करना है लास्ट में। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि जब और कोई इलाज नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर संख्या बढ़ गई है, ऐसा हो गया है कि अब इनका मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना, कि आप इंसेक्ट रिलीज किया, फिर वो अपनी भी तो साथ साथ में ग्रोथ करता है ना, तो कंप्लीटली एक तो उससे मैनेज नहीं कर सकते है ना। तो केमिकल कंट्रोल इसीलिए लोग ज़्यादा अपनाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इंस्टेंट कंट्रोल होता है। ये तो ये है कि जहाँ भी आपने स्प्रे कर दिया, उससे टच में जितने भी इंसेक्ट्स आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे है ना। लेकिन इससे जो है बाकी हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसको सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है। अब देखिए पेस्टिसाइड, सबसे पहली बात तो कि पेस्टिसाइड क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो होता है इंसेक्टिसाइड, एक होता है पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होगा, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम आता है, और पेस्टिसाइड क्या होगा, ऐसी कोई भी लिविंग चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट। और उसको मैनेज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं केमिकल्स, उसको क्या बोलेंगे, पेस्टिसाइड है ना। अब उसके अंदर देखिए पेस्ट के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, केमिकल्स विच किल पेस्ट्स एंड दीज पेस्ट में इंक्लूड, यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और पेस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, आपके इंसेक्ट्स आ सकते हैं, एनिमल्स, माइट्स, डिजीज़ और इवन वीड्स, यहाँ तक कि खरपतवार भी है, जो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। तो इन पेस्ट को यूज़ करने के लिए जो यूज़ होती है उस टर्म को क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। अब यहाँ देखिए कुछ केमिकल्स है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है इनका, और किसके खिलाफ जो है यूज होते हैं। अगर बात करें इंसेक्टिसाइड की तो किसके खिलाफ यूज होगा, इंसेक्ट्स के लिए। निमेटोड को मारने के लिए जो यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, निमेटिसाइड। माइट्स को मारने के लिए जो यूज होता है उसको माइटिसाइड या एक्रिसाइड बोलते हैं। मेनली जो है यही वर्ड पूछा जाता है, ठीक है, एक्रिसाइड्स। रेट्स को या रोडेंट्स को, चूहों को मारने के लिए जो काम में आता है उसको क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड। वीड्स को मारने के लिए काम आएगा उसको वीडिसाइड बोलेंगे। और जो फंगस को ख़त्म करता है उसको क्या बोलते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फिर देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके इंसेक्टिसाइड के फॉर्मुलेशंस की। फॉर्मुलेशन का मतलब समझते हो, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड, जो आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड लेके आ रहे हो वो किस फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, वो पाउडर फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, या वो दानेदार अवस्था में है। ये सब क्या होता है, इनके अंदर जो परसेंटेज होता है उस टॉक्सिक कंपाउंड का, जो मेनली यूज़ होता है एज ए, जो इनको कंट्रोल करने के लिए, वो किस रेंज में है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं डस्ट की। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल, है ना, जो पाउडर फॉर्म में यूज होता है ना। तो अब देखिए दीज आर पाउडर फॉर्म, ठीक है, किस फॉर्म में आएगा ये, पाउडर फॉर्म में। द एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि जो टॉक्सिकेंट है, जो मेन टॉक्सिकेंट होता है, जो क्या करता है, मेनली इंसेक्ट को मारने का काम करता है, वो किस रेंज में होता है, इसमें 0.1 टू लेके 25% तक होता है। डस्टिंग शुड बी डन इन दी अर्ली मॉर्निंग आवर्स, यानी कि सुबह सुबह जो है डस्टिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो हवा जो होती है, क्योंकि डस्टिंग देखिए अगर हवा बहुत ज़्यादा है तो आप डस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, और दूसरा उस समय क्या होता है, हल्की सी नमी भी रहती है ना। तो आप जब पाउडर डालते हो वो थोड़ा बहुत प्लांट्स के ऊपर चिपक जाता है, नहीं तो क्या होता है कि हवा के साथ वो गिर जाता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ग्रेन्यूल्स की बात करें, ग्रेन्यूल्स किसको बोलते हैं, जो दानेदार फॉर्म में आते हैं, है ना, छोटे छोटे दाने के रूप में जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आते हैं उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसके अंदर देखिए टॉक्सिकेंट कितना होता है, 1 to 10% के आसपास। फिर देखिए वेटेबल पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, वेटेबल पाउडर WP जिसमें लिखा होता है, इसमें देखिए टॉक्सिकेंट होता है 15 टू लेके 95% तक। ये देखिए होता क्या है, ये भी पाउडर होता है, लेकिन वेटेबल का मतलब क्या होता है, जो जल में घुलनशील होता है, ऐसा पाउडर होता है जो क्या करते हैं, हम जल में पहले घोलते हैं, उसका घोल बनाकर बाद में क्या करते हैं, उसका स्प्रे किया जाता है। देखिए पाउडर फॉर्मुलेशन विच इज टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर
एंड अप्लाइड। ठीक है, पानी के साथ घोल के इसको अप्लाई करते हैं और 15 टू लेके 95% तक इसमें जो है एआई या एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। फिर देखिए इमल्सिबल कंसंट्रेशन, ईसी जिसको बोलते हैं। अब इमल्सन क्या होता है, सबको पता होगा, पढ़ा भी होगा पहले, है ना। जैसे जो है ऑयल और जो वाटर का मिक्सचर होता है ना, तो देखिए इसी तरीके से कुछ जो है पेस्टिसाइड वो इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन में आते हैं। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर कितना होता है, 2.5 टू लेके 100% तक, है ना। ईसी फॉर्मेट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है, ईसी फॉर्मेट जो है। फिर देखिए फ्यूमिगेंट्स किसको बोलते हैं, यानी कि जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जो किस फॉर्म में आते हैं, गैसियस फॉर्म में आते हैं। देखिए यूज्ड अगेंस्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, हमने बात की थी पहले भी, मेनली किसके लिए यूज होते हैं ये, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमारा जो स्टोर हाउस बना होता है ना वो बंद होता है हर तरफ से, तो इसकी जो गैस होगी ना वो पूरे उसके अंदर फैल जाएगी। अगर आप इसको ओपन इन्वायरमेंट में यूज़ करोगे तो पॉसिबल है क्या, उसकी गैस तो कहीं भी फैल जाएगी, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। फिर देखिए एल्यूमिनियम फास्फाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हमने पहले भी बात करी ली है इसकी। एल्यूमिनियम फास्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन डाई ब्रोमाइड जो होते हैं ये यूज होते हैं एज ए फ्यूमिगेंट। अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ सिंबल सुने होंगे या देखे होंगे कभी भी, किसी भी पेस्टिसाइड के ऊपर देखना कि आपको ये लेबल जरूर मिलेगा। हर पेस्टिसाइड के ऊपर ये लेबल लगे होते हैं। ये लेबल जो होते हैं ये अलग अलग चीज़ को इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, देखिए अगर ये रेड कलर का है, जो आपको ये देखिए दो ट्राइंगल्स बने होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल होता है ये हमेशा खाली रहता है, इसके अंदर कुछ हम इंडिकेट करते हैं। नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये किसी स्पेसिफिक कलर को शो करता है। ये रेड हो सकता है, येलो, ब्लू या फिर ग्रीन। ये जो इंसेक्ट आपका इंसेक्टिसाइड है वो कितना टॉक्सिक है, इस चीज़ को ये डिफाइन करते हैं। तो देखिए अगर ये रेड कलर का है तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। रेड लेबल अगर है तो वो क्या है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी गई है 1 to 50, ये क्या होता है, देखिए लिथल डोज होती है। लिथल डोज किसको बोलते हैं, वो डोज जिसको स्प्रे करने के बाद, देखिए ये किस में मापते हैं, देखिए मिलीग्राम पर किलोग्राम। यानी कि आपने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अगर पेस्टिसाइड है जो, यानी कि आपने यूज़ किया 100 पेस्ट है किसी जगह पे, उसमें से 50 मर गए, है ना, तो उसको बोलते हैं LD50। यानी कि 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए जो डोज यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, LD50। तो जितनी कम LD50 होगी उतनी ही वो क्या होगी, टॉक्सिक होगी। सीधी सी बात है, अगर बहुत थोड़ी चीज़ आप डाल रहे हो फिर भी बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ को मैनेज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना, पॉइजन है उसमें। तो देखिए रेड लेबल होगा, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होगा। LD50 की रेंज क्या होगी, 1 to 50। अब इसमें देखिए लिस्टेड केमिकल्स जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपका मोनोक्रोटोफॉस, जिंक फॉस्फाइड, एथिल जो है इथाइल मर्क्रिक एसीटेट एंड कुछ और भी हैं जो इसके अंदर आते हैं। अब देखिए फिर बात करते हैं येलो की। तो इसके अंदर तो पॉइजन के साथ ये स्केलेटन बना होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, येलो ट्राइंगल होता है और यहाँ पे सिर्फ पॉइजन लिखा रहता है। येलो लेबल होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है। अब देखिए ये जरूर याद रखना, अब ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, ये हाईली टॉक्सिक, ये मॉडरेटली टॉक्सिक और ये होता है स्लाइटली टॉक्सिक। तो देखिए हाईली टॉक्सिक होगा, इसकी रेंज होती है 51 to 500, 500 के आसपास। और ये जो है एंडोसल्फान तो खैर ये अभी बैन होगी, कार्बेरिल, क्विनोल्फोस है ना, ये सब किस में आती है, येलो लेबल के अंदर। फिर देखिए ब्लू की अगर बात करें, ब्लू लेबल तो इसमें क्या है, डेंजर लिखा होता है और ब्लू जो है आपका यहाँ पे ट्राइंगल होता है, इसके साथ यहाँ पे लिखा होता है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये चीज़ें लिखी होती है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये क्या है, यानी कि हानिकारक होता है बच्चों के लिए तो खास तौर से। तो मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, 501 से लेके 5000 LD जो है इसकी 50 डोज होती है। ये कुछ केमिकल्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मेलाथियन, थायरम, ग्लाइफोसेट वगैरह। ठीक है, अब देखिए लास्ट वन है जो है ग्रीन, यहाँ पे लिखा रहता है कॉशंस, यानी कि सावधान। अब ये जो ग्रीन लेवल होता है ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, मोर देन 5000। मैंकोजेब हो गया, ऑक्सीफ्लोरफेन, या फिर जो मॉस्किटोज़ को मारने के लिए जो रिपेलेंट यूज होती है घरों में, है ना, तो ये इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। अभी क्या है, हाल फिलहाल के टाइम में जो है मोस्टली इस कैटेगरी की जितनी भी
जो पेस्टिसाइड ये बैन कर दिए गए हैं ना, लगभग बंद हो चुके हैं। इसका रीज़न क्या है कि लोग इसको अपने सुख के लिए यूज़ करने लगे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना तो उसका ये हल कर देते हैं, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया अभी मोस्टली को। तो अब क्या होता है, अगर इनमें से कोई कुछ पीता है ना तो वो मरता नहीं है, मरता नहीं है, और एक बार पीने के बाद वो दोबारा पिएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि इसका जो बाद में मैनेजमेंट डॉक्टर करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसलिए बता देना अगर कोई इतना परेशान हो तो कि भी मत पी, मरेगा नहीं, है ना। तो ध्यान रखना भी इस चीज़ का। ये देखिए यहाँ पे कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जिंक फॉस्फाइड भी हानिकारक होती है लेकिन मरते नहीं है उससे भी। अगर बहुत, देखिए क्या होता है, अब अगर तो इसकी बात करें, अगर आप इसको 5-6 किलो एक साथ खा जाओगे तो मरेगा ही भाई, है ना। वो है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। ये वाला जो होता है ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसका तो ये है कि आप अगर थोड़ी सी भी डोज पी लेते हो तो सुख की प्राप्ति हो जाती है ना। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके से यहाँ पे बना होता है। इस पैकेट्स के ऊपर ये रेड है ना, यहाँ पे ये येलो, ब्लू और ग्रीन, इस टाइप के जो है ट्राइंगल्स आपको बने हुए दिखेंगे इनके ऊपर। फिर देखिए जनरेशन वाइज इंसेक्ट का क्या है, इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें से देखिए ये वाला जो है थर्ड जनरेशन का, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, कि कौन सी जनरेशन है जिसके अंदर कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स थे प्लस बॉटनिकल्स जो हैं, यानी कि जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं, या फिर जो अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकंड जनरेशन में आते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, है ना, संश्लेषी जो होते हैं। थर्ड जनरेशन में आते हैं आईजीआरस, यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो इंसेक्ट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जुवेलाइन हार्मोन मिमिक्स, जुवेलाइन हार्मोन क्या होता है पता है, इंसेक्ट की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट की क्या होती है, ग्रोथ लगातार जारी रहती है। ये स्टार्टिंग स्टेज में ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एडल्ट इंसेक्ट बनता है तो इसकी जो है बनने की दर है वो भी कम होती जाती है। तो ये क्या होते हैं, जुवेनाइन हार्मोन मिमिक्स होते हैं, यानी कि उनके जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट की जो ग्रोथ होती है ना उसको प्रभावित करते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर आते हैं आपके सिंथेटिक जितने भी पायरेथ्रोइड्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर देखिए अब क्लासिफिकेशन की बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, कार्बनिक, यानी कि मेनली तो इसके अंदर वो आते हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट है एनिमल ओरिजिन, जो किससे प्राप्त होंगे, एनिमल से। इसमें देखिए नेरिस्टॉक्सिन है इंपॉर्टेंट। नेरिस्टॉक्सिन ये क्या है, मेरीन समुद्री एनेलिड से प्राप्त होता है। लुम्ब्रिकोनिस हेट्रोपोडा ये जो है मेरीन एनेलिड है जिससे ये प्राप्त होता है। आपको ये ज़्यादा ध्यान में रखना है भी, प्लांट ओरिजिन जितने भी इंसेक्टिसाइड्स है ना जिनको क्या बोलते हैं, बॉटनिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नीम की, सब जानते हैं नीम के बारे में, एजेडी रेक्टा इंडिका। और इसकी जो मेनली सीड्स होते हैं जिनको कर्नेल्स बोलते हैं, ये क्या है इसके लिए काम में लिए जाते हैं। कंपोनेंट देखिए इसमें क्या होते हैं, यानी कि टॉक्सिक एजेंट जो होता है वो इसमें क्या होता है, एक तो एजेडी रेक्टिन, निम्बिन या निम्बिडिन। तो ये सारे क्या होते हैं इसके अंदर टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। और मेनली कौन सा होता है, एजेडी रेक्टिन, जो एक्चुअल में क्या करता है, इंसेक्ट को मारने का काम करता है या रिपेलेंट का काम करता है। मेनली ये पता है किसके लिए यूज होता है, रिपेलेंट्स के लिए यूज होता है। रिपेलेंट क्या होता है पता है, किसी भी चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं दूर भगाने के लिए। आपने देखा होगा जो बिजुका का नाम सुना है, खेत के अंदर आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति खड़ा रहता है, वो किस लिए खड़ाते हैं हमने, ताकि जो भी गाय वगैरह या पशु है वो नहीं आए। तो वो क्या है, एज ए रिपेलेंट यूज होता है, उसको दूर भगाने का काम करता है। तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, मेनली रिपेलेंट्स का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जब हम स्प्रे करते हैं तो ये लीफ के ऊपर इनकी एक सरफेस बन जाती है। इसकी वजह से जो है बाकी जो इंसेक्ट इस पर डैमेज करते हैं वो उसको खाते नहीं है उस लीफ को, है ना। तो ये उसको खाने से बचाने के लिए यूज होते हैं। अब प्रोडक्ट्स देख लीजिए इसका, अचूक, मार्गोसन, निमार्क, निमाजल, निम्बिडिन या मार्गोसाइड, निमागोल्ड, ये सब क्या है इसके कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए सेकंड है निकोटिन। निकोटिन किससे प्राप्त होता है, तंबाकू के। कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है,
प्लांट के कौन से पार्ट से प्राप्त होता है और उसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। अब जैसे अगर बात करें नीम की नीम सीड कर्नेल्स जो होते हैं ना, तो नीम में तो सीड्स हो गए या कर्नेल्स, इसके साथ साथ लीव्स भी होती है, लेकिन मेनली सीड्स या कर्नेल्स होते हैं। ऐसी निकोटिन की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, पत्तियों में, लीव्स में। निकोटियाना टेबेकम या फिर निकोटियाना रस्टिका, ये दो स्पीसीज होती है जिनके अंदर ये पाया जाता है मेनली। अब देखिए निकोटियाना टेबेकम जो होता है इसमें होता है ये 0.5 to 5% के आसपास, ठीक है। और निकोटियाना रस्टिका जो होता है इसमें होता है ये 3.5% से लेकर 8% तक, है ना। ये जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए निकोटिन की अगर बात करें तो निकोटिन बनता कहाँ है, बनता तो है प्लांट की रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर बनता है, फिर प्लांट पार्ट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू कहाँ पे जमा हो जाता है, जाके लीव्स पे। तंबाकू की पत्तियां तो यूज होती है ना, तो निकोटिन जो पाया जाता है वो इसकी पत्तियों में ही ज़्यादा पाया जाता है। प्रोडक्ट की बात करें देखिए तो निकोटिन सल्फेट जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है 40%। इसको ब्लैक लीफ 40 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए जितने भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है ना, ये क्या होते हैं ओपन फॉर्म में, जैसे ये प्लांट से प्राप्त करते हैं, थोड़े टाइम बाद अगर आप इनको ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं तो इनका असर धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि ये लेस टॉक्सिक होते जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो निकोटिन की अगर बात करें तो निकोटिन सल्फेट जो है वो सबसे ज़्यादा इसका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब इसके बाद देखिए रोटिनोन, तो रोटिनोन कहाँ से मिलता है, रूट्स ऑफ डेरिस इलेप्टिका, ठीक है, डेरिस इलेप्टिका एंड लोंकोकार्पस यूटिलिस, मेनली यही पूछा जाता है अभी डेरिस इलेप्टिका। तो डेरिस इलेप्टिका जो है उस प्लांट की रूट से क्या मिलता है, हमें रोटिनोन मिलता है। फिर देखिए पायरेथ्रम, नेक्स्ट वन है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम कहाँ से मिलता है, ड्राइड फ्लावर्स ऑफ क्राइसेंथीमम, ये सेनरोफोलियम तो उसकी स्पीसीज है। क्राइसेंथीमम क्या होती है, क्राइसेंथीमम को क्या बोलते हैं, गुलदाउदी, है ना। तो गुलदाउदी जो होती है उसके फ्लावर्स जो होते हैं उससे क्या मिलता है, हमें पायरेथ्रम मिलता है। देखिए इट इज मिक्सचर ऑफ 6, अब ये जो पायरेथ्रम है ना, ये इसके अंदर 6 एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए पायरेथ्रीन फर्स्ट एंड सेकंड, इसके बाद सिनेरिन फर्स्ट एंड सेकंड एंड जैस्मोलिन फर्स्ट एंड सेकंड। ये 6 कंपाउंड्स होते हैं जो क्या है, जिनके अंदर केमिकल नेचर होती है। अब इसको अलग अलग तरीके से यूज करके इनसे जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर देखिए सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, संश्लेषित, यानी कि जिनको बनाया गया है। वो तो थे हमें प्लांट से प्राप्त है ना, अब सिंथेटिक जिनको बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑर्गेनोक्लोरिन्स। अब ऑर्गेनोक्लोरिन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए एक तो है डीडीटी, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। तो डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये सिंथेसाइज किया था जेल्डर ने, एक साइंटिस्ट थे जेल्डर, इन्होंने 1874 के अंदर इसको सिंथेसाइज किया था। और इसकी जो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी है वो किसने फाउंड की थी, पॉल मुलर ने 1939 के, यानी कि इन्होंने तो इसको सिंथेसाइज कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, जो इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड है, उसकी खोज की थी पॉल मुलर ने 1939 के अंदर। फिर देखिए BHC सेकंड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी इसको बोल देते हैं। ये देखिए सिंथेसाइज्ड बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। अदर एग्जांपल इसमें देख लीजिए जो है एल्ड्रीन, डायल्ड्रीन या हेप्टाक्लोर, ये सारे के सारे जो हैं ये। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है एंडोसल्फान, ये वैसे तो बैन हो गया है ना, बस इसका ये ध्यान रखना, ये क्या होता है हनी बी के लिए सेफेस्ट माना जाता है, यानी कि हनी बी जो नेचुरल नेचुरल क्या इंसेक्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है, उसके लिए क्या है जो है सेफ माना जाता है। अब इसके बाद देखिए सेकंड है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स 45% इनके अंदर क्या होती है, इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए ये कौन से होते हैं, ये कॉन्टैक्ट भी होते हैं और स्टमक पॉइजन भी होते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है,
यानी कि आपने जहाँ स्प्रे किया, अगर इसके टच में कोई इंसेक्ट आ गया तब वो मर जाता है, अगर टच में नहीं आया तो वो नहीं मरता है ना। आजकल तो क्या है, बहुत ही टाइप के आने लगे, यानी कि कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक। सिस्टमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम जब प्लांट की जो प्लांट के कोई भी पार्ट पे आप स्प्रे कर दो, उसके बाद वो क्या है पूरे प्लांट के सिस्टम में फैल जाते हैं, फिर इंसेक्ट चाहे उसके कोई से भी पार्ट पे अटैक करेगा तो वो मर जाता है ना। कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन का मतलब क्या है, जो एब्डोमेन को या स्टमक में जाके उसके नुकसान पहुंच जाता है ना। तो देखिए मेलाथियन ये क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल के लिए सेफ है। मिथाइल पैराथियोन, क्विनोल्फोस और क्लोरपाइरिफोस ये सारे के सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद देखिए सिस्टमिक पॉइजन, यानी कि जो प्लांट के सिस्टम में फैल जाते हैं और बाद में जो है कीट को मैनेज करने के काम आते हैं। तो देखिए मोनोक्रोटोफोस, मिथाइल डाइमेटोन, डाइमेथोएट, ट्राइजोफोस, एसीफेट, फोरेट और फॉस्फेमिडोन ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टमिक है। अब ध्यान रखना भी, आपका जो एएफओ के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके ये क्वेश्चन नहीं आते है ना, उनके मेनली क्वेश्चन किससे आते हैं, डैमेजिंग सिम्टम से। लेकिन अगर आप एडीओ की या अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है अभी। क्योंकि स्पेशल अगर एग्रीकल्चर का ये एग्ज़ाम बन रहा है ना, तो सीधी सी बात है उसमें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप। उसके बाद देखिए फिर सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, ठीक है। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स, अब देखिए फर्स्ट सिंथेटिक एनालॉग पायरेथ्रोइड जो था वो क्या था, एलेथ्रीन, ठीक है, यूज्ड अगेंस्ट मॉस्किटोज। अब पायरेथ्रोइड्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट से प्राप्त होते हैं ना हमें, तो वैसे ही क्या है इनको सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो सेम है पायरेथ्रोइड्स। एलेथ्रीन जो है सबसे पहले बनाया गया था और ये यूज होता है मॉस्किटोज के लिए। बाकी इसके अदर एग्जांपल देख लीजिए, फेनोलेट हो गया, ट्रांसफ्लोरथिन या परमेथ्रिन, साइफ्लूथिन, साइप्रमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या जो है साइलोथ्रिन, ये सारे के सारे किसके रूप में यूज होते हैं, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के रूप में। फिर देखिए नोवल इंसेक्टिसाइड या फिर मिसलेनियस जो बच गए। अब देखिए ये नोवल इंसेक्टिसाइड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो न्यू चल रहे हैं कहने का मतलब है ना। तो ये कि सारे के सारे इनमें देखिए फर्स्ट है क्लोरोनिकोटिनाइल या नियोनिकोटिनाइल इंसेक्टिसाइड्स। किसके खिलाफ यूज होते हैं ये, सेप सकिंग इंसेक्ट्स के खिलाफ। देखिए एग्जांपल के तौर पे इमिडाक्लोप्रिड, ये सुना हो, ये सारे नाम आपने सुने होंगे है ना, क्योंकि अभी यही चल रहे हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड की बात करें, ये देखिए बायर जो क्रॉप साइंस है, बायर कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट आता है गाउचो के नाम से है ना। तो ये जो है यूज होता है सीड ट्रीटमेंट के तौर पे। बाकी जो है मेनली ये जो स्प्रे के रूप में डायरेक्ट हम फील्ड में करते हैं उसके लिए यूज होता है। फिर एसिटाम्प्रिड हो गया, थायोमेथेक्सोम हो गया, ठीक है, जो देखिए क्लोथिनिडिन हो गया और थाइक्लोप्रिड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, नोवल इंसेक्टिसाइड्स हैं और नियोनिकोटिनाइल ग्रुप के हैं और किसके लिए यूज होते हैं, सेप सकिंग इंसेक्ट के लिए। अब देखिए कहीं आपको चलो रिटर्न तो नहीं देना कहीं भी है ना, बाकी लिखना हो तो अगर हमें ये पता है कि सेप सकिंग के लिए ये यूज होते हैं तो हम इनको लिख सकते हैं। फिर देखिए फिनाइल पायरेजोल सेकंड जो है या फिफ्रोल्स, इसके एग्जांपल देखिए, एक तो फिफ्रोनिल हो गया रेजेंट के नाम से, ये यहाँ पे दिया गया है जो ये क्या है कि ये किस नाम से आते हैं मार्केट के अंदर। फिर देखिए थर्ड वन स्पाइनोसेड। अब इसमें देखिए स्पाइनोसेड जो है वो मार्केट में किस नाम से आता है, ट्रेसर के नाम से। कॉन्टैक्ट एंड स्टमक पॉइजन होते हैं, डेरिवेटिव फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है एक्टिनोमाइसिटीज जिससे इसको बनाया गया है, इस स्पाइनोसेड को, ठीक है, बैक्टीरिया से बनता है। अब देखिए वो बैक्टीरिया कौन सा है, सैक्रोपोलिस्पोरा स्पाइनोसा, ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिससे इसको बनाया जाता है। द प्राइमरी कंपोनेंट आर स्पाइनोसिन ए एंड स्पाइनोसिन डी, ये जो है दो कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट एवरमेक्टिन्स, ठीक है, एवरमेक्टिन्स जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आजकल। प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस एवर जो है एवरमिटिलिस जो है इससे बनाया जाता है क्या, एवरमेक्टिन्स। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एक तो एबामेक्टिन और एक एमामेक्टिन बेंजोइड, दोनों इंपॉर्टेंट है। एबामेक्टिन जो यूज होता है इंसेक्टिसाइड, एक्केरिसाइड और नेमेटिसाइड तीनों के रूप में, यानी कि इससे आप इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, माइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो और नेमेटोड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो तीनों के रूप में यूज होता है।
जो इमामेक्टिन बेंजोएट है ये बाजार में आता है प्रोक्लेम के नाम से, ठीक है, अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन पेस्ट, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी पेस्ट हैं उनके खिलाफ इसको यूज़ किया जाता है। फिर देखिए ऑक्सीडाइजिन्स, इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक तो इंडोक्साकार्ब, ये किसके खिलाफ यूज होता है, लेपिडोप्टेरन लार्वा के खिलाफ, ठीक है। ये देखिए ये सारे का सारा जो क्लासिफिकेशन है ना, ये केमिकल को छोड़ के बाकी सारा आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप यानी कि स्पेसिफिक कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तब तो इसको ज़रूर पढ़ना भी है ना। बाकी जो है इतना मुश्किल नहीं है, एक या दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एडीओ की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है भी, है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो तो इसको ज़रूर पढ़ना भी। फिर देखिए इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब इनसे क्या होता है, या तो इंसेक्ट की लाइफ जो है, जो स्टेज होती है, आपने देखा होगा कि लार्वल अगर बात करें, मेनली इंसेक्ट की कौन सी स्टेज डैमेज करती है, जो लार्वा अवस्था होती है, तो उसके अंदर अलग अलग इंस्टार्स पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, या तो उस पीरियड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो इसका लार्वल पीरियड होता है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा समय मिले इनको फीड करने के लिए। या फिर ये क्या करते हैं कि इस टाइम को बहुत जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, यानी कि ये कैसे रेगुलेट करते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा हार्मोन्स को बनाने में सहायता करते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी लार्वल स्टेज को पूरी करके एडल्ट में चला जाए, क्योंकि लार्वल स्टेज ही तो ज़्यादा नुकसान करती है। तो इस तरीके से ये क्या है, उसकी ग्रोथ को जो करते हैं रेगुलेट करते हैं। तो देखिए काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि काइटिन को बनने के जो इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। क्योंकि इंसेक्ट में देखिए हमने पढ़ा है मोल्टिंग के बारे में, है ना, कल हमने बात की थी मोल्टिंग के बारे में। मोल्टिंग क्या होती है, निर्मोचन। निर्मोचन का मतलब क्या, इंसेक्ट क्या करता है, कुछ समय बाद अपनी जो त्वचा होती है उसको हटा देता है, उसकी जगह पे नई त्वचा का निर्माण होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। तो देखिए मोल्टिंग जो होती है ये काइटिन, मोल्टिंग में यही तो करता है, इंसेक्ट काइटिन को हटा देता है और उसके जगह नई काइटिन बन जाती है ना। तो देखिए क्या होता है, काइटिन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से, देखिए डाइफ्लूबेंजुरोन, नोवालुरोन या ब्यूप्रोफेजिन, ये सारे। फिर देखिए जुवेनाइन हार्मोन, जुवेनाइन हार्मोन मिमिक्स या एनालोगस, ये हमने अभी बात की थी कि जो जुवेनाइन हार्मोन होता है उसको ये मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब क्या है कि इस हार्मोन से क्या होता है, इंसेक्ट का इंस्टार्स चेंज होते हैं, है ना, तो ये उसके क्या करते हैं, मिमिक्स होती है, उसकी कॉपी होती है, जो क्या है इंसेक्ट का जो पीरियड होता है, लाइफ पीरियड, उसको या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मेथोप्रेन, हाइड्रोप्रेन, किनोप्रेन या फेनोक्सीकार्ब या फिर पायरोप्रोक्सीफेन, ये सारे के सारे क्या है, इंसेक्ट जो है जुवेनाइन हार्मोन्स के मिमिक्स हैं। फिर देखिए एक्वेरिसाइड्स, एक्वेरिसाइड्स कौन से होते हैं, जो किसको कंट्रोल करते हैं, माइट्स को। ऐसे पेस्टिसाइड्स जो क्या करते हैं, माइट्स को मारते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्वेरिसाइड्स। अब देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना माइट्स को मारने के लिए, वो क्या यूज़ होता है, सल्फर डस्ट, ठीक है। सल्फर डस्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइट्स को कंट्रोल करने के लिए, और 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर जो है इसकी डोज है वो हम यूज़ करते हैं। फिर देखिए डाइनोकैप या केराथेन के नाम से जो आता है, डाइकोफोल कैलथेन के नाम से, या प्रोपरजाइट ऊमाइट के नाम से, ये सारे के सारे जो है क्या है, एक्वेरिसाइड्स हैं जो माइट्स को मारने के लिए कंट्रोल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स कौन से केमिकल्स होते हैं जो रोडेंट्स को मारने के लिए या रेट्स को मारने के लिए यूज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रोडेंटिसाइड। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो होते हैं एक्यूट रोडेंटिसाइड और एक होते हैं क्रोनिक रोडेंटिसाइड। तो एक्यूट और क्रोनिक जो वर्ड है इनका मतलब क्या है, देखिए एक्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो इंस्टेंट प्रभाव डालता हो, यानी कि ऐसी, यानी कि तीव्र बोल सकते हैं इनको, यानी कि अगर आपने इसको स्प्रे किया कहीं या इसको यूज कर रहे हो तो इसके प्रभाव से इंसेक्ट की तुरंत और एक सिंगल डोज में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं, एक्यूट। और ऐसे रोडेंटिसाइड्स जिनके यूज से, यानी कि आप सिंगल डोज से उसको नहीं खत्म कर सकते, वो कम जहरीले होते हैं प्लस स्लो पॉइजन होते हैं, उनका प्रभाव जो है वो कैसे दिखता है, धीरे धीरे दिखता है, प्लस हमें क्या होता है, एक से ज़्यादा डोज की आवश्यकता होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो देखिए एक्यूट यहाँ पे बात करें, यानी कि तीव्र प्लस जिनकी क्या हो, सिंगल डोज की आवश्यकता हो, ऐसे क्या कहलाते हैं, एक्यूट रोडेंटिसाइड। तो इसमें देखिए
जिंक फॉस्फाइड एंड बेरियम कार्बोनेट, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं पॉइजन बाइट्स के रूप में। अब पॉइजन बाइट्स का मतलब क्या होता है, जहरीला भोजन तैयार करना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए 2 पार्ट्स लेंगे इसका जिंक फॉस्फाइड के, ठीक है, 2 पार्ट्स इसके लेंगे, 98 पार्ट्स किसके लेंगे, फ्लोर का, यानी कि आटा लेंगे और इसके अंदर कुछ ऑयल, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका जो है बना के गोलियां वगैरह जो है चूहे के आने जाने के जो स्थान होते हैं वहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब उसको फीड करते हैं तो फीड करने के बाद वो तुरंत क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्यूट जो है रोडेंटिसाइड के रूप में यूज़ होता है। फिर देखिए क्रोनिक रोडेंटिसाइड, और ये क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, थक्का जमना रक्त का, है ना। हमारे शरीर पे चोट लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद वहाँ पे क्या होता है, एक निशान सा बन जाता है और वो बंद हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, क्लोटिंग की वजह से, है ना। तो क्लोटिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कोगुलेंट। अब ये क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के अंदर थक्का जमने से रोकते हैं, है ना। पहले तो ये उसकी बॉडी में घाव करेंगे, अब क्या होता है कि वो थक्का नहीं बनेगा रक्त का, तो वो क्या है, धीरे धीरे जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। देखिए इसके एग्जांपल की बात करें तो ब्रोमेडियोलोन हो गया, रोडाफेरिन या फिर वारफेरिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वारफेरिन का ये क्या है, क्रोनिक एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड है ना। फिर इसके बाद देखिए फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट रोडेंटिसाइड, यानी कि ऐसे रोडेंटिसाइड जो किस रूप में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, क्योंकि देखिए इसके कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसके अलावा ये देखिए किस फॉर्म में पाया जाता है, टेबलेट फॉर्म में पाया जाता है। अब मेन बात तो ये पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखना इससे कौन सी गैस निकलती है, फॉस्फीन गैस निकलती है। ये टैबलेट फॉर्म में आते हैं और इसकी एक टैबलेट जो होती है वो 3 ग्राम की होती है, यानी कि एक जो टैबलेट होती है वो 3 ग्राम की होती है, और एक टैबलेट से कितने ग्राम गैस निकलती है, 1 ग्राम। एक टैबलेट से 1 ग्राम फॉस्फीन गैस निकलती है, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 ग्राम जो ये होगा, 3 ग्राम की टैबलेट है उससे क्या निकलेगी, 1 ग्राम गैस, है ना। टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि अगर आप 3 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को यूज़ कर रहे हो तो उससे 1 ग्राम क्या निकलेगी, फॉस्फीन गैस निकलेगी, और 3 ग्राम की क्या होती है, एक टैबलेट होती है। ये क्वेश्चन भाई पूछ रखा है बहुत बार। फिर देखिए ट्रेड नेम की बात करें तो सेल्फोस सुना होगा आपने, बहुत सबने ना, कॉमन नेम है सेल्फोस की टैबलेट्स जो है वो घरों में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये सेल्फोस या फ्यूमिटॉक्सिन एंड क्विक फोस, इन सब के नाम से ये जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। फिर डोज देखिए तो 3 टैबलेट पर टन ऑफ ग्रेन्स, अगर स्टोरेज में आप यूज़ कर रहे हो तो 3 टैबलेट हम यूज़ करते हैं इसके पर टन, यानी कि 1 टन आपका जो अनाज है उसको, उसके अंदर 3 टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं। अब 3 टैबलेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितने ग्राम गैस हो गई, 3 ग्राम, और 9, वैसे देखा जाए तो क्या होगा 9, है ना। तो देखिए फिर बात करते हैं मोलस्कीसाइड। अब मोलस्कीसाइड क्या होते हैं, जितने भी स्नेल और स्लज होते हैं, अपने स्नेल और स्लज समझते हो क्या होता है, घोंघा जिसको बोलते हैं, घोंघा प्रजाति के जितने भी पेस्ट होते हैं, है ना, उनको मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड जो यूज होता है पेस्टिसाइड, उसको क्या बोलते हैं, मोलस्कीसाइड। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड केमिकल इन मोलस्कीसाइड्स वो क्या है, मेटाल्डिहाइड। देखिए मेटाल्डिहाइड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनको कंट्रोल करने के लिए। देखा होगा ना इस टाइप का, ऊपर से देखने में पता ही नहीं चलता कि इंसेक्ट है कि नहीं है ना, वो जो होता है इंसेक्ट नहीं होता, ये घोंघा प्रजाति के होते हैं, इंसेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसेक्ट तो हमें बताया किसको बोलते हैं, जिसकी बॉडी जो है वो फिक्स होती है, उसकी डेफिनेशन हमें पता है, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, ये लेग्स होनी चाहिए, विंग्स होने चाहिए। ये ऐसे नहीं होते हैं लेकिन पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट नहीं है लेकिन पेस्ट है। फिर देखिए अब है कुछ स्प्रेयर की बात कर लेते हैं, देखिए जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो नैपसेक स्प्रेयर सबने देखा होगा, है ना, ये दिख रहा है जो आपको, अभी और भी डायग्राम आपको दिखा देंगे। नैपसेक स्प्रेयर सबने देखा है ना। तो ये क्या होता है, देखिए सुटेबल फॉर स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड इन क्रॉप अप टू
2.5 मीटर। देखिए एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि किस हाइट तक आप यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे अगर फुट स्प्रेयर की बात करें तो फुट स्प्रेयर का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे टाल या बड़े जो पेड़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फुट स्प्रेयर का। और 2.5 मीटर तक है क्रॉप के ऊपर अगर आपको करना है तो नैपसेक स्प्रेयर बेस्ट है। प्रेशर इसके अंदर क्या होता है, 3 से 4 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है प्रेशर ये बनाता है। फिर देखिए कैपेसिटी होती है इसकी 1 हेक्टेयर पर डे, यानी कि इसकी सहायता से आप एक दिन के अंदर 1 हेक्टेयर या 4 बीघा जो ज़मीन होती है 10,000 मीटर स्क्वायर आप स्प्रे कर सकते हो। टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो ये 10 से 16 लीटर का होता है, मेनली 15 लीटर के आसपास आते हैं इसकी कैपेसिटी, ठीक है। तो 10 से 16 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी होती है। फुट स्प्रेयर देखिए यूज फॉर हाई ऑर्चार्ड ट्रीज, यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऑर्चार्ड में उनके मैनेजमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, फुट स्प्रेयर का। अब देखिए यहाँ पे नोजल्स की बात करें, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ टाइप है नोजल्स के जो यूज होते हैं। तो देखिए अगर बात करें इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड की, है ना, आपको इंसेक्ट्स को मारना है या फिर फंगस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए होलोकॉन नोजल जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। होलोकॉन नोजल यूज होती है इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड के लिए। ऐसी जो फ्लैट फैन नोजल है या फिर जेट नोजल जो है ये यूज होती है वीडीसाइड के लिए या फिर हर्बिसाइड के लिए, ठीक है। अब वीडीसाइड, वीड्स और हर्ब्स में क्या डिफरेंस है अभी, वीडीसाइड और हर्बिसाइड। वीडीसाइड क्या होता है, जो खरपतवार को, सिर्फ खरपतवार को नुकसान पहुंचाता है, और हर्बिसाइड क्या है, किसी भी टाइप का जो है प्लांट होगा उसको नुकसान करता है ना। तो इसलिए क्या है, इनकी कुछ कैटेगरीज होती है। हर्बिसाइड का मतलब तो ये है आपने स्प्रे कर दिया, अब उसके टच में प्लांट आ गया हमारा क्रॉप का, तब भी वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए फ्लैट फैन नोजल जो है वो वीड्स या हर्ब्स के लिए यूज होता है, और होलोकॉन इंसेक्ट या फिर फंगस के लिए, फंजाई के लिए यूज होता है। अब देखिए ये नैपसेक स्प्रेयर होता है। वैसे तो इसका कोई नहीं पूछेगा आपसे कौन सा पार्ट क्या होता है, फिर भी देख लो जानकारी के लिए। इसको बोलते हैं नोजल, और यहाँ जो एंगल होता है ये कितना होता है, 120 डिग्री का। इसको लेंस बोलते हैं। ये जो पाइप होती है ये हैंडल होता है जिससे प्रेशर बनाया जाता है, ये कट ऑफ वाल्व होता है, और इसको बोलते हैं होज। और यहाँ पे ये यहाँ पे ये पंप होता है जो प्रेशर बनाने का काम करता है। फिर देखिए हैंड रोटरी डस्टर, डस्टर समझते हो क्या, यानी कि जो डस्टिंग करने के काम आते हैं, पाउडर फॉर्म में जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आते हैं उनको स्प्रे करने के लिए। तो देखिए ये रोटरी डस्टर है ना, इसमें इसको होज बोलते हैं। ये ब्लोअर होता है जहाँ से क्या है हवा बनाई जाती है, और इस जगह पे क्या है, हॉपर बोलते हैं। इस हॉपर के अंदर क्या रहता है, पाउडर भरा हुआ रहता है। फिर इस हैंडल की सहायता से जब इसको घुमाते हैं तो ये प्रेशर के साथ यहाँ से जो है वो निकलता है भी पाउडर। फिर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनके साइज पार्टिकल्स के, स्प्रे पार्टिकल साइज। अब देखिए ये पार्टिकल है, ये उसका साइज और उसके लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वेपर की। तो वेपर फॉर्म में जो है यूज होता है, तो इन पार्टिकल्स, किन पार्टिकल्स को वेपर बोलेंगे, जिनका साइज क्या होता है 0.0012 टू 0.01 माइक्रोन्स, ये माइक्रोन्स में होते हैं, ठीक है। इसके लिए थर्मल जो है एनर्जी काम में आती है। स्मोक के लिए 0.01 टू 1 थर्मल जो है एनर्जी काम में आती है। फोग या एरोसोल 1 टू 50, इसके लिए भी क्या है, थर्मल जो है एनर्जी काम में आती है। और मिस्ट में क्या होता है पार्टिकल साइज 51 टू 100 के आसपास, और इसके लिए गैसियस एनर्जी काम आती है, ठीक है, गैस फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लीजिए जो ओवरऑल इम्पोर्टेंट है एंटोमोलॉजी की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि इंसेक्ट कैसे होते हैं, आज सुबह ही हम बात कर रहे थे, इसके बारे में शायद चर्चा भी हुई थी। इंसेक्ट क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड इंसेक्ट जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है तो इनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इनको सर्दी नहीं लगती। अब हम क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तो सेम रहता है, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो हमें सर्दी लगती है, अगर बाहर का ज़्यादा हो गया तो हमें गर्मी लगती है ना। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका जो ब्लड है वो ठंडा होता है,
है ना, ऐसा नहीं है भैया, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, वो जो वर्ड्स होते हैं ना, हम वर्ड्स की अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेते हैं। फिर देखिए इंसेक्ट का जो हिमोलिम्फ होता है, हिमोलिम्फ किसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट का रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको क्या बोला जाता है, हिमोलिम्फ। ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच कितना होता है, 6.7। जबकि इसका जो गट होता है, यानी कि जो एब्डोमेन के अंदर, यानी कि बात करें स्टमक जो होता है, वो कैसा होता है, एल्केलाइन मीडियम का पीएच कितना होता है, 8 से 10। और यही कारण है कि क्योंकि जो देखिए बीटी की बात करें, वो क्या करता है, स्टमक पॉइजन करता है। और स्टमक को पॉइजन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्या है कि पीएच कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एल्केलाइन मीडियम होना चाहिए। और इंसेक्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, गट जो होता है वो एल्केलाइन मीडियम का ही होता है। इसी वजह से क्या है, बीटी जो है वो इसको कंट्रोल कर पाता है। फिर देखिए विच वन इज द नेशनल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, ये हमने आज ही बात की थी, कौन सा होता है, व्हाइट ग्रैब। और इंटरनेशनल कौन सा होता है, लोकस्ट। फिर देखिए द एंटीना आर नॉट प्रेजेंट इन इंसेक्ट ऑर्डर। देखिए प्रोट्यूरा एकमात्र ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर इंसेक्ट में एंटीनाज नहीं पाई जाती। बाकी सारे इंसेक्ट में क्या होती है, एंटीना होते हैं सारे ऑर्डर्स में, प्रोट्यूरा में नहीं होती। मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग टू, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट है वो किससे बिलोंग करते हैं, स्टोरेज पेस्ट से। मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ चिली, ऑनियन एंड गार्लिक, थ्रिप्स, यानी कि मिर्च का, प्याज का और लहसुन का जो है इंपॉर्टेंट अगर पेस्ट की बात करें मेजर, तो वो कौन सा है, चिल्ली, सॉरी थ्रिप्स। फिर देखिए लेस टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड फॉर मैमल्स, मेलाथियान, यानी कि जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके लिए मेलाथियान जो है ये क्या करता है, कम या लेस टॉक्सिक होता है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ संस्था के नाम दिए गए हैं, देखिए DIPA, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये एक्ट है, कब लागू हुआ था, इसका ईयर पूछा जाता है अभी, है ना, 1914 के अंदर, 1914 के अंदर ये डीपा बना था, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। और NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी बात कर लेते हैं। देखिए सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि मधुमक्खी के लिए रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे के अंदर। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट कहाँ है, मैसूर के अंदर, ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी जब सिल्क वर्म पढ़ा था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, और फॉर्मली नाउन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, नामकुम, रांची, ठीक है, रांची झारखंड के अंदर है। वैसे इसका नाम ये है, लेकिन इसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट। लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी ली थी, कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर, 1939 में बना था। NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पे है, फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, 1946 में बना था। DPPQS, है ना। ओके, थैंक यू भी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी खत्म होगी क्या, चलो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई, बाकी इम्पोर्टेंट है ये, पढ़ लेना भी इसको अच्छे से, ठीक है। ये PDF जो है आपको सर प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू भी।